माता की, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री बसवलिंगप्पा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और कर्नाटक सरकार में मंत्री हलप्पा बसप्पा जी, हमारे कर्नाटक सरकार में मंत्री और बागलकोट के हमारे मुढोल से लड़ रहे प्रत्याशी सम्मानीय गोविंद करजोल जी, श्रीमती हेमलता नायक जी एमएलसी, हमारे रत्ना देसाई जी, विश्वनाथ जी, अजय महावर जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मेरे युवा साथी और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज की जनसभा में जो एक चुनावी जनसभा है उसमें जब मैं हलप्पा जी का नाम लेता हूं तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से मैं पहचान लेता हूं कि आपने हलप्पा जी को फिर से भेजने का निर्णय कर लिया है। मित्रों, यह चुनाव की बेला है और मैं जब यहां यलबुर्गा में आया हूं, कोप्पल में, जो कोप्पल बुद्ध की धरती की दृष्टि से, जैनों की धरती की दृष्टि से जानी जाती है, ऐसी पवित्र धरती पर जहां इटगी महादेवा का मंदिर हो, ऐसे पूज्य स्थान को मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम सब यह भी जानते हैं कि यह धरती बहुत ही ऐतिहासिक धरती है, जहां अर्जुन ने पूजा करके पाशुपत्रास्त्र का पाने के लिए कोप्पल में पूजन किया था। ऐसी पूज्य धरती को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, ये बहुत ही संस्कृति से भरी हुई धरा है, लेकिन इस चुनाव में जब हम उतरे हैं तो हमें दुख होता है कि यहां जो पुण्य भूमि है, जो पूज्य भूमि है, जहां हम हजारों देवी देवताओं को पूजते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी कभी राम पर ताला लगाती है तो कभी हनुमान पर ताला लगाती है। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? इनको घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? इनको घर बैठाओ और हल्लाप्पा को काम में लगाओ और आगे बढ़ो, इस बात की हमको चिंता करनी है। मित्रों, अभी अभी चर्चा हो रही थी, मैं सुन रहा था हलप्पा जी को, ये बता रहे थे कि इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, ये बता रहे थे कि इन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला, ये बता रहे थे कि इन्होंने कोप्पल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम 500 करोड़ की लेकर के आए। इसी तरीके से गोविंद करजोल जी भी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब चीजों की चर्चा कर रहे थे। मित्रों, याद रखना, यह चुनाव हलप्पा जी का नहीं है, यह चुनाव गोविंद करजोल जी का नहीं है, यह चुनाव आपके भविष्य का, उज्जवल भविष्य का है। इसको समझना चाहिए। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, 9 साल पहले भारत को याद करो, 9 years बिफोर कैसा भारत था।
भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाने वाला भारत था। कैसा भारत था? फैसले नहीं लेने वाला भारत था। कैसा भारत था? घुटने टेक करके चलने वाला भारत था। और जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया। इस बात को भी समझना चाहिए। छलांग लगाने वाला भारत, विकसित होने वाला भारत। आज देखो, भारत में G20 की बैठक हो रही है, भारत में एससीओ की बैठक हो रही है, दुनिया भर के विदेश मंत्री आ रहे, दुनिया भर के मंत्री प्रधानमंत्री आ रहे। ये भारत की पहचान मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, इसको हमको समझना चाहिए। और साथ ही साथ जब मैं ये बात कहता हूं तो आपको जान करके खुशी होगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। यहां रिसेशन आ रहा है, यहां महंगाई बढ़ रही है। वहीं भारत मोदी जी के नेतृत्व में एक चमकते हुए सितारे के रूप में आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। कारण क्या है? कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना में लोग रेवड़ियां बांट रहे थे, जब देश रेवड़ियां बांट रहा था, तो मोदी जी उस समय देश को मजबूत करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए धरती पर लगा रहे थे। यह हमको समझना चाहिए। सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, हर घर जल, हर घर नल, हाईवे, रेलवे, 700 गुना रेलवे का बजट बढ़ाया गया। आप समझिए कि कैसे काम हो रहा होगा। ये हाईवे जो आप देख रहे हैं, ये सड़कों का जो जाल बिछा, यही आज हमारे इकोनॉमी का आधार बन गया। ये भी हमको समझना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत जो 10वें नंबर का अर्थव्यवस्था था, हम दुनिया में अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस ब्रिटेन ने, जिस ब्रिटेनिया ने, जिस इंग्लैंड ने हमको 200 साल राज किया हमारे ऊपर, उनको ओवरटेक करके, पछाड़ के अब हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। ये हमारी स्थिति है। मोबाइल, आज से 9 साल पहले 92%, 92% मोबाइल चाइना से और बाहर के देशों से भारत में आता था। कितना? 92%। आज 9 साल बाद 97% मोबाइल अब भारत में बनता है। एप्पल का मोबाइल भी भारत में बनता है। ये कार, गाड़ियां, बचपन में हम सुनते थे, मैं उन्हीं की कहानी सुना रहा हूं। बचपन में हम सुनते थे कि ये जापान की गाड़ी है, ये डैटसन है, ये टोयोटा है। आपको जान करके खुशी होगी कि भारत जापान को पछाड़कर 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया, 3rd नंबर का। मेरे आंकड़ों को नोट करना। स्टील में, इस्पात में भारत 2रे नंबर का, 4थे नंबर से 2रे नंबर पर भारत पहुंच गया, 2रे नंबर पर। अब हमसे आगे सिर्फ चाइना है। यह हमको समझना होगा कि आज भारत की स्थिति क्या बनी है। और इतना ही नहीं हुआ है, कोरोना में अमेरिका में वैक्सीनेशन 76% और भारत में कोरोना में वैक्सीनेशन मोर देन 100%, डबल डोज विद बूस्टर लगाकर 220 करोड़ डबल डोज लगा। इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन यही नहीं है, कर्नाटक भी पीछे नहीं रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, विदेश की पूंजी आने में कर्नाटक नंबर 1 पर रहा है और सबसे आगे बढ़ रहा है। ये रायता विद्या योजना गरीब किसानों के लिए, हमारे वीवर्स बुनकर के लिए, हमारे
ये फिशरमैन के लिए जो मछली का पालन करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए 11 लाख बच्चों को 750 करोड़ रुपए का रायता विद्या योजना देने का काम हमारे बोमई सरकार ने किया है। वैसे ही हमारे भूश्री स्कीम के तहत किसानों की चिंता की गई है। वैसे ही रायता हमारे स्कीम के तहत किसानों की चिंता की गई है और विकास के दृष्टि से आगे बढ़ा है। और कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो आपको जान करके खुशी होगी कि टुमकुर में देश का सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री मोदी जी लगा रहे हैं, तो टुमकुर में लगा रहे हैं। 65%, 65% इंडियन डिफेंस का हेलीकॉप्टर अब टुमकुर में बनेगा। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में, सबसे अभी वंदे भारत ट्रेन मैसूर से बेंगलुरु होते हुए चेन्नई जाने वाली ट्रेन, मोस्ट मॉडर्न ट्रेन, सबसे उत्तम किस्म की ट्रेन का काम भी यहीं पर हो रहा है। उसी तरीके से हमारे रेल के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री, वो भी वर्ल्ड क्लास, वो अभी कर्नाटक में लग रही है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैसूर की हाईवे, बेंगलुरु मैसूर हाईवे 4 घंटे लगते थे, आज 75 मिनट्स में कोई भी व्यक्ति बेंगलोर से मैसूरू पहुंच सकता है। इसलिए कर्नाटक भी विकास किया है। क्यों हुआ है विकास? विकास इसलिए हुआ है कि ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद है और नीचे येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी ने धरती पर लगाया, डबल इंजन की सरकार चलाई है। बोलो भैया, डबल इंजन चाहिए कि नहीं चाहिए? डबल इंजन चाहिए कि नहीं चाहिए? डबल इंजन चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मैं पूछता हूं, क्यों चाहिए? क्यों चाहिए इसको समझो और याद रखो। जब गलती से तुमने कुमार स्वामी की सरकार बना दी थी ना, गलती से, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान सम्मान निधि में दिल्ली नाम भेजो, जो इन किसानों को किसान सम्मान निधि देनी है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा और मैं पत्रकार बंधुओं से चाहूंगा कि मेरी बात लिख लेना। जब कभी कुमार स्वामी, वैसे तो आएगा नहीं यहां, अगर आ गया तो उससे पूछना कि तुमने कितने नाम दिल्ली भेजे थे। मालूम है कितने नाम भेजे थे? 17 नाम, 17 नाम। और जब येडियुरप्पा की सरकार आई तो 54 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिलने लगा। यह है डबल इंजन का फर्क। कुमार स्वामी की सरकार आती है, कुमार स्वामी की सरकार आती है तो 17 किसान, येडियुरप्पा की सरकार आती है और बोम्मई जी की सरकार आती है तो 54 लाख किसान। ये फर्क पड़ता है जिसको हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, सिद्धारमैया ने ब्रेक लगा दी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कर्नाटक के 4 करोड़ लोगों को अन्न मिल रहा है, 4 करोड़, 80 करोड़ सारे देश में 4 करोड़ अनाज मिल रहा है यहां पर। और अब हम लोगों ने तय किया है कि बीपीएल परिवार को आधा लीटर दूध भी देंगे, नंदरी का दूध भी देंगे और साथ में हम मिलेट भी देंगे, 10 किलो मिलेट भी देंगे। इस बात को भी हम लोगों ने कहा है, यानी विकास के लिए। श्री अन्न, जिसको आप श्री धान्य कहते हैं, श्री धन जिसको आप कहते हैं, वह भी हम देंगे। ये देने वाली सरकार है, वह लेने वाली सरकार थी। दे दो दे दो, कुछ भी दे दो, ऐसे थे वो। इसलिए मित्रों, डबल इंजन की सरकार की जरूरत है और डबल इंजन नहीं होगा तो तुम्हारे विकास का ब्रेक लग जाएगा। बताइए, आपको 500 करोड़ रुपए हलप्पा जी ने लिफ्ट इरिगेशन कोपल के लिए दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? मित्रों, ये 500 करोड़ ऐसे ही नहीं आता, ये तब आता है जब डबल इंजन लगता है। डबल इंजन जब हलप्पा जी को आप विधानसभा में भेजेंगे तब आगे जाकर के काम बनेगा, ये बात समझ लेना।
ये इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे ही नहीं आ जाता, ये टेक्निकल पॉलिटेक्निक ऐसे ही नहीं आ जाता। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। 10 तारीख को तुमने मेहनत करना, 5 साल के लिए ये मेहनत करेंगे, ये हम आपको वायदा करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये देखिए सिद्धारमैया जी की सरकार, ऐसी सरकार है सिद्धारमैया जी की जिन्होंने रिजर्वेशन पर भी कुछ नहीं किया। हमारे बोमई जी ने एससी लोगों का रिजर्वेशन 2% बढ़ा दिया, 5 से 7% कर दिया। मैं ठीक बोल रहा हूं हल्लप्पा जी? और एसटी का रिजर्वेशन 4% बढ़ा दिया, 4%, 3 से 7 कर दिया, 3% से 7% कर दिया। और हमारे लिंगायत भाइयों का रिजर्वेशन 2% बढ़ा दिया, और हमारे वोकालिंगा भाइयों का प्रतिशत 2% बढ़ा दिया, और धर्म के आधार पर रिजर्वेशन समाप्त कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया कहते हैं और डीके शिव कुमार कहते हैं कि हम वापस लाएंगे, वापस लाएंगे। ये बैक गियर वाली सरकार है, देना है नहीं, वापस लाएंगे, वापस लाएंगे। मैं पूछता हूं, किसका रिजर्वेशन लोगे? वोकालिंगा का लोगे, लिंगायत का लोगे, एससी का लोगे, एसटी का लोगे, किसका रिजर्वेशन लोगे? मित्रों, ये ऐसे लोग हैं, इस तरीके की काम करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि पहले राम पर ताला लगाया, फिर अब हनुमान पर ताला, अंजनिया पर जी भगवान पर ताला लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे लोगों को आने देना है क्या? और फिर क्या कहते हैं, अभी परसों इन्होंने कहा कि हम पीएफआई पर बैन लगाएंगे। अरे तुम क्या लगाओगे? ये तो पीएफआई पर बैन प्रधानमंत्री जी ने लगा दिया और अमित शाह ने लागू कर दिया, पीएफआई पर बैन लग गया। लेकिन हम पूछते हैं तुमसे सिद्धारमैया जी, जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने पीएफआई के 175 केसेस विड्रॉ किए थे, और 1600 पीएफआई के लोग जो जेल में थे उनको छुड़ाने का काम किया था। तो सिद्धारमैया जी आपने किया था। आपको कर्नाटक की जनता से माफी मांगनी चाहिए, कोपल की जनता से माफी मांगनी चाहिए, हमारे इस पुण्य भूमि से माफी मांगनी चाहिए कि आपने देशद्रोही संगठन के लोगों का केस वापस लिया और उन लोगों को आपने छोड़ा जो लोग देशद्रोही का काम करते थे। और इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हल्लप्पा जी को फिर से भेजना, पीएफआई पर बैन लगा रहेगा और हम केस चलाएंगे और निर्णायक मोड़ तक ले जाएंगे। ये बात हम आपको कहना चाहते हैं। मैं इसके साथ साथ आपको कुछ और भी बात बताना चाहता हूं। आजकल चर्चा चल रही है, और वो चर्चा ये चल रही है भ्रष्टाचार के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ये जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट स्कैम था, ये किसके समय में हुआ था? 2014 में टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम ये तब हुआ था जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये अर्कावती लैंड स्कैम कब हुआ था? जब 8000 किसानों की जमीन को आप लोगों ने उनका हक छीन लिया था। ये हुआ था 2015 में, जब सिद्धारमैया जी की सरकार थी। मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं कि ये माल प्रभा कैनाल स्कैम, और ये स्कैम 2016 में हुआ था, और ये 400 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था। ये कब हुआ था? जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे। ये स्टील फ्लाईओवर स्कैम, ये 65 करोड़ का, ये 2017 में हुआ था। ये कब हुआ था? जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे। ये कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्कैम 447 करोड़, 447 करोड़, ये कब हुआ था? ये तब हुआ था 2017 में, जब सिद्धारमैया वॉज द चीफ मिनिस्टर। उसी तरीके से कर्नाटक के स्लम डेवलपमेंट बोर्ड का स्कैम, और यह स्कैम भी 250 करोड़ रुपए का था। यह कब हुआ था? जब सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर थे। उसी तरीके से
बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका में जो स्कैम हुआ था आरओ वाटर का और बोरवेल का, यह स्कैम भी कब हुआ था? 2016 में, जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे। इसलिए 2014 से लेकर 2017 तक मैंने आपको ये सारे स्कैम गिनाए। कौन थे मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया। ये भ्रष्टाचार की बात बोलते हैं। आप बताओ, डीके शिव कुमार बेल पर है कि नहीं है? डीके शिव कुमार बेल पर है कि नहीं है? सीबीआई के कोर्ट में केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आमदनी से ज्यादा पैसा उसके पास निकला कि नहीं निकला? 75 करोड़ निकला कि नहीं निकला? ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, डीके शिव कुमार बेल पर, आधे बेल में आधे जेल में, आधे बेल पर आधे जेल में, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मित्रों याद रखो, मैंने आपके सब बातों का जवाब देने की कोशिश की है। पीएफआई के केस तुमने छुड़ाए, बजरंग बली पर ताला तुम लगाओ, भ्रष्टाचार तुम करो, विकास के काम को ब्रेक तुम लगाओ। मित्रों याद रखना, यह कांग्रेस पार्टी नहीं है, यह जेडीएस नहीं है। जेडीएस को भी अगर वोट देते हो तो कांग्रेस को वोट जाता है, और कांग्रेस को वोट देते हो तो पीएफआई को वोट पड़ता है। समझ लेना इस बात को। इसलिए याद रखो, सिर्फ हल्लप्पा जी को जिताने का मतलब नहीं है, सिर्फ गोविंद करजोल जी को जिताने का मतलब नहीं है। ये आपके कर्नाटक के भविष्य की चुनाव का नतीजा है, जिसको आपको समझना पड़ेगा और आपको तय करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको ये निवेदन करने आया हूं, आपको ये अर्ज करने आया हूं कि आप लोग, मुझे मालूम है कि इस गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप बैठे हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को वोट देंगे। लेकिन मुझे आपके वोट के साथ साथ आपके परिवार का वोट चाहिए, आपके मोहल्ले का वोट चाहिए, आपके गांव का वोट चाहिए, आपके इलाके का वोट चाहिए, ताकि फिर से हल्लप्पा जी आपकी सेवा करें, पानी आपके घर घर तक पहुंचाएं, विकास करें, घर घर को शिक्षा दें, सड़कों का जाल बिछाएं और भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त कर्नाटक को आगे बढ़ाएं। इस बात को आप पूरा करें। बोलिए, करेंगे ना? करेंगे ना? करेंगे ना? जिताएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कर्नाटक। ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ